सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है टर्म टू टर्म रूल, यानी कि टर्म की मदद से आपने किस तरह नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। जैसे कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी कि टू ये इसकी टर्म है, पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ठीक है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, आप किसी भी कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे वो सेम होगा। यानी कि 6 में से 2 निकालें 4 आएगा, 10 में से 6 निकालें 4 आएगा, 14 में से 10 निकालें 4 आएगा। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यानी टर्म टू टर्म रूल का मतलब है कि अ रूल विच डिस्क्राइब हाउ टू गेट फ्राम वन टर्म टू नेक्स्ट, यानी कि आपने पिछली टर्म को यूज़ करते हुए किस तरह नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, ये हमें बताएगा टर्म टू टर्म रूल। यानी कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। सो हम इसकी मदद से नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ये इसकी पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। ठीक है, तो अब हमने पाँचवीं टर्म कैसे फाइंड करनी है। तो हमें चौथी टर्म पता है और ये भी पता है कि हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो 4 है। इसका मतलब हम जैसे कि 4 जो है फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आती है, 4 जो है में 2 ऐड करें तो 6 आता है, 6 में 4 ऐड करें 10 आता है। इस तरह 14 जो है ये चौथी टर्म है। तो आपने पाँचवीं टर्म फाइंड करनी है तो आपने चौथी टर्म में डिफरेंस ऐड करना है 4, तो आपके पास पाँचवीं टर्म आ जाएगी। जैसे कि ये पाँचवीं टर्म लिखी है, आपने चौथी टर्म जो है ये वाली 14 में डिफरेंस ऐड करना है तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 14 + 4 18। अब इस तरह अगर आपने 6 टर्म फाइंड करनी है, अब 6 टर्म तो आपको पता नहीं है लेकिन आपको 5th टर्म पता है, 5th टर्म ये है वो 18 है। तो आपने पाँचवीं टर्म जो है उसमें डिफरेंस ऐड कर देना है, इनके 18 में 4 जमा करना है तो 22 आ जाएगा। तो इससे आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का, यानी कि an = an-1 + d। यानी कि जो भी आपके पास आपने टर्म फाइंड करनी है उससे n-1 का मतलब उससे पिछला नंबर, यानी कि अगर n 5 है तो उससे पिछला नंबर 4 होगा। यानी कि अगर आपने an फाइंड करनी है तो उससे पिछले नंबर में आपने उसका डिफरेंस ऐड करना है तो आपके पास वो टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये उसका जनरल फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म बाई टर्म टू टर्म रूल ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी उसने बताया हुआ है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो आपने इसकी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है टर्म टू टर्म रूल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, चलें देखते हैं। ये उसने बताया हुआ है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें हर कंसेक्टिव यानी कि मुसलसल जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस लें तो वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ a1 जो है ये फर्स्ट टर्म उसकी क्या है 2 है और उसने ये बताया हुआ है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसका मतलब आप 8 में से 2 निकालें 6 आएगा, 14 में से 8 निकालें फिर भी 6 आएगा। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा d वो मैं लिख लेता हूँ 8 - 2 = 6। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हर टर्म का सेम होगा, 6 होगा। तो आपने इसकी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, यानी कि आपने चौथी टर्म फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला क्या है वी नो, टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला क्या है an यानी कि nth टर्म और उससे एक पिछली टर्म में आपने डिफरेंस ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, जैसे कि ये a1 फर्स्ट टर्म है, इसमें 6 डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपकी सेकंड टर्म 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने फाइंड करनी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म फाइंड करनी है। तो पुट n = 4 पुट करना है जहाँ पे n की जगह पे, तो क्या आ जाएगा a4 = a4 - 1 + d। अब 4 में से 1 निकालें तो क्या आएगा a3 + d, यानी कि ये आएगी तीसरी टर्म। तो तीसरी टर्म आपको पता है ये पहली है, दूसरी है, ये तीसरी है, यानी तीसरी टर्म 14 है। तो आप यहाँ पे ऐसे 3 डॉट लगा के लिख सकते हैं a3 जो है आपके पास क्या है वो 14 है। ये डॉट का मतलब होता है बिकॉज, या आप कह सकते हैं सिंस। यानी कि अब आपने a3 की जगह पे क्या पुट करना है 14 और डिफरेंस क्या है आपका कॉमन डिफरेंस जो d है वो 6 आया है। तो 14 में 6 ऐड करें तो आपका आंसर क्या आएगा 20, यानी कि चौथी टर्म आपकी होगी 20। तो अब आपने पाँचवीं टर्म भी फाइंड करनी है तो पुट n = 5 पुट करना है आप इसमें आपने। तो a5 = इधर पुट करना है a5 - 1 + d। ठीक है, अच्छा जी, a5 में से 1 निकालें तो a4 आएगा + d a5, यानी कि अब आपको चौथी टर्म में आपने डिफरेंस ऐड करना है तो पाँचवीं टर्म आएगी। चौथी टर्म आपको पता है क्या है, जो अभी आपने निकाली a4 जो है वो 20 है। तो यहाँ पे आप 3 डॉट लगा के लिख दें सिंस
A4 जो है वो क्या है, वो 20 है। तो A5 क्या होगी फिर, A4 20 है, उसमें डिफरेंस आपने क्या ऐड करना है 6 जो है, तो ये क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, यानी कि ये इसकी हो जाएगी 5वीं टर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो A1 आपकी फ़र्स्ट टर्म क्या है, वो है 1। तो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो आप कॉमन डिफरेंस किसी टर्म का ले सकते हैं कंसेक्टिव का, 9 में से 5 निकालें या 5 में से 1 निकालें, ठीक है। ज़्यादातर पहली टर्म का ही लेते हैं। 5 - 1 क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, 4 आएगा। तो अब आपने ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी आपने चौथी टर्म फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला क्या है, टर्म टू टर्म रूल का, वही 9 हम जानते हैं, AN = AN - 1 + D, यानी कि n अगर आपने टर्म फाइंड करनी तो उससे पिछली टर्म में आपने डिफरेंस ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आएगी। तो अब आपने चौथी टर्म फाइंड करनी है, पुट आपने करना है n = 4 पुट करना है n की जगह पे इसमें। तो A4 = A4 - 1 + D, A4 में से 1 निकालें तो A3 आ जाएगा प्लस D, तो ये आ जाएगा A4, ठीक है, ये कैप D है। तो अब तीसरी टर्म आपको पता है क्या है, पहली टर्म है, दूसरी है और तीसरी टर्म है। तो यहाँ पे आप डॉट लगा के 3 लिख दें, यानी कि बिकॉज यहाँ सिंस A3 जो है वो क्या है, वो 9 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करें 9 A3 की जगह पे, और D का कॉमन डिफरेंस क्या था, 4 था, वो 4 ऐड करें इसमें, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि आपके पास चौथी टर्म जो आई है वो क्या होगी 13 होगी। अब आपने 5वीं टर्म फाइंड करनी है, सो पुट n = 5, ठीक है। आपने जनरल इक्वेशन में n की जगह पे 5 पुट करना है। तो A5 क्या होगा, A5 - 1 + D, 5 में से 1 निकालें, A4 + D। तो A4 जो है अभी आपने निकाली है वो चौथी टर्म जो है वो 13 है, यहाँ पे डॉट लगा के 3 लिख दें, सिंस या बिकॉज A4 जो है वो क्या है, वो 13 है। तो अब ना आपने चौथी टर्म जो है 13 में डिफरेंस कॉमन क्या था, वो 4 था, वो ऐड करना है। तो आपकी 5वीं टर्म आ जाएगी, ठीक है। 13 में 5 4 जमा करें तो क्या आएगा, 4 3 4 5 6 7 और 1, यानी कि आपकी जो 5वीं टर्म होगी ना वो 17 होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन टू टर्म रूल, यानी कि आपने पोजीशन की मदद से आपने बताना है कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। आप पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइन द वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, यानी कि ये जो पोजीशन टू टर्म रूल है ये क्या हमें बताता है, पोजीशन के लिहाज से टर्म की वैल्यू बताता है कि वो क्या होगी। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसको आपने पोजीशन टू टर्म रूल की मदद से बताना है कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। लेट अस एक्सप्लेन थ्रू द टेबल, तो आपने टेबल की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा जी, ये था आपका पोजीशन, यानी कि ये आपकी टर्म थी, पहली टर्म थी 3, दूसरी टर्म थी 5, फिर है 7 और फिर है 9। तो ये इसकी ये 3 जो है पहली टर्म इसकी पोजीशन 1 है, और जो दूसरी टर्म है इसकी दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी है उसकी तीसरी, और चौथा नंबर जो है उसकी चौथी पोजीशन है। तो आपने क्या करना है, तो पहले देखें इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, देखें। अच्छा जी, पहले आप इन डिफरेंस देखें, यानी कि 5 में से 3 निकालें 2 आएगा, 7 में से 5 निकालें 2 आएगा, 9 में से 7 निकालें 2 आएगा, यानी कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, क्योंकि इनका हर एक का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है। मतलब आपने पोजीशन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। पोजीशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पोजीशन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब सेकंड पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। थर्ड पोजीशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इस तरह 4 को किया तो 8 आ गया। अब देखिए आपके पास ये पोजीशन से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ रहा है, तो आपने 3 बनाना है। तो इसका मतलब 2 में क्या आप जमा करेंगे तो 3 बनेगा, यानी 1 ऐड करेंगे 3 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने नेक्स्ट जो भी टर्म आएगी, नंबर पोजीशन आएगी ना, उसको आपने उसमें 1 ऐड करना है, यानी कि 4 में भी आपने 1 ऐड करना है तो 5 बन जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और इस तरह 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो इसका रूल क्या बन जाएगा कि आपने पोजीशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाई 2। आपने पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में उसमें 1 ऐड कर देना है। तो इट कैन बी रिटन है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2n + 1। तो n का मतलब यहाँ पे क्या है, n इज़ द पोजीशन ऑफ द टर्म, ये टर्म की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन फाइंड एनी टर्म फ्रॉम दिस रूल, तो हम इस रूल की मदद से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं।
जैसे कि ये A5 है, अगर आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, ये चौथी टर्म थी वो 9 थी, तो आपने अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो आपने ये फार्मूले में n की जगह पे 5 पुट कर देना है सिंपली। 2 वैसे ही आ जाएगा 5 की जगह, n की जगह पे 5 और इसमें +1, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और बाद में ऐड कर दिया 1 तो 11। इस तरह अगर आपने 100 टर्म फाइंड करनी है तो 2 को आपने n की जगह पे सिंपली 100 पुट करना है और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 200 आ जाएगा। 200 में 1 जमा करेंगे 201 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड 23 टर्म फ्राम द पोजीशन टू टर्म रूल इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है तो आपने पोजीशन टू टर्म रूल अप्लाई करते हुए बताना है कि इसकी 23 जो टर्म है वो कौन सी होगी। यानी कि पहले इसकी पोजीशन लिखते हैं, यानी कि नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 है, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब टर्म लिखते हैं, पहली टर्म ये है 4, फिर 8, फिर 12 और फिर 16। अब देखिए आपके पास इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 में से 4 निकालें तो 4 आएगा इस तरह, क्योंकि ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा, यानी कि 4 होगा। तो आपने पोजीशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर पोजीशन 2 को 4 से करना है, 3 से को भी 4 से करना है और फोर्थ पोजीशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इस 4 को क्या आपने ऐड करना पड़ेगा अब इसमें कि 4 बन जाए, नहीं, क्योंकि ये है ही टर्म, यानी कि पहली बन जाती है 4, तो इसका मतलब आपने सिंपली पोजीशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। फिर सेकंड पोजीशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी टर्म बन जाएगी, सिमिलर तीसरी और चौथी टर्म बन जाएगी। यानी कि रूल ये बन जाएगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है पोजीशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। ये लिखा है 4 टाइम्स टेबल, यानी कि आपने पोजीशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट है कि आपने इसकी 23 टर्म फाइंड करनी है। तो आपके पास इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि इसका जनरल फार्मूला तो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AN =, यानी कि आपने क्या करना था, 4 को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करना। तो इसके n जो लिख देता हूँ, n का मतलब पोजीशन है, यानी कि अगर आपने इसकी 23 टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 23। तो n की जगह पे 23 पुट किया, ये आ गया। अब n की जगह पे ये 4 है और ये 23 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 92 आ जाएगा, ठीक है। 4n लिख दें या n4 लिख दें, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये 5, 8, 11 और 14 है, तो ये इसको पहले पोजीशन लिखते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन, और अब टर्म लिखते हैं। अच्छा जी, अब देखें इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। पहले 8 में से 5 निकालें 3 आ रहा है, 11 में से 8 निकालें 3 आ रहा है, क्योंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो आपने पोजीशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर सेकंड पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को, और ये फोर्थ पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अच्छा जी, पहली टर्म जो है वो देखें 5 है, तो अब इसका मतलब 3 में आपने क्या ऐड करना है कि ये 5 बन जाए। तो आपने 3 में 2 ऐड करना है तो ये 5 बन जाएगा, यानी कि 3 पोजीशन में आपने 2 ऐड करना है तो 5 बन जाएगा। तो यानी कि आपने बाकी जो टर्म होगी उसमें, बाकी जो यानी कि इस पोजीशन होगी उसमें भी आपने फिर वही सेम नंबर ऐड करना है, यानी कि अब 6 में भी आपने 2 ही ऐड करना है, 8 बन जाएगा, 9 में भी 2 ऐड करना है, 11 बन जाएगा, 12 में भी 2 ऐड करना है, 14 बन जाएगा। अच्छा जी, रूल क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाई 3, यानी कि आपने पोजीशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, देन ऐड 2 और बाद में इसमें 2 को जमा कर दिया है। तो आपने अगर 23 टर्म फाइंड करनी है तो इसका जनरल फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AN = आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3n + 2, ठीक है। आपने अगर आपने 23 टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 23 पुट कर देना है, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में 2 को इसमें ऐड कर देना है तो 71 आएगा, यानी कि ये इसकी जो 23 टर्म होगी वो 71 होगा नंबर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये अरिथमेटिक है, तो आपने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। चलें देखते हैं। अच्छा जी, उसने बताया हुआ है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, यानी कि हम एक का निकाल लेते हैं, यानी कि पहली 2 टर्म का निकाल लेते हैं। 13 - 6, 13 में से 6 निकालें तो 7 आएगा। इसका मतलब आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है पोजीशन को, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मैं 7 लिखता हूँ। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आएगा, इसके सामने लिखना है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 आएगा, 7 को 3 से करूँगा तो 21 आएगा और 7 को 4 से करूँगा तो 28 आएगा। अच्छा जी, पहली टर्म आपके पास क्या थी, वो थी 6, यानी कि आपने 6 बनाना है तो अब 7 में कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी, यानी निकालनी पड़ेगी, यानी कि 7 में से अब आपने क्या करना है, 1 को निकालना है। 7 - 1, तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 6 आएगी। अब 14 में से भी एक निकालना है, 14 - 1, तो वो आएगा 13। अब
ये इसमें से भी एक निकालना है पोजीशन थर्ड से, तो वो 20 आएगा। चौथी पोजीशन जो है उसमें से भी एक निकालना है 28 - 1, वो क्या आ जाएगा 27। ठीक है, तो इसका रूल क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाई 7, यानी कि आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, देन बाद में क्या किया, सब्ट्रैक्ट क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट 1, और 1 को उसमें से माइनस कर दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 और पोजीशन की जगह पे मैं लिख देता हूँ n और -1, वेयर n जो है वो क्या है, n इज़ द पोजीशन ऑफ द टर्म। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने n जो है ना, ये पोजीशन है टर्म की, यानी कि आपने 7 को n से मल्टीप्लाई किया और बाद में उसमें से 1 को निकाल दिया। तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें पता तो है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, लेकिन हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं पहले क्या बनता है। 7 - 5 वो 2 आता है, यानी कि आपने पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 पोजीशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा, 2 से करूँगा तो 4 आएगा, इस तरह पोजीशन 2 को 3 पोजीशन से करूँगा तो 6 आएगा, और 4 पोजीशन से करूँगा तो 8 आएगा। यानी कि मैं इधर लिख सकता हूँ कि मैंने पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखें इसकी पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 5, यानी कि आपने इधर 5 बनाना है। तो इस 2 में क्या आपने करना है ऐड, फिर 2 में आपने क्या ऐड करना है कि ये 5 बन जाए। आपने 3 को इसमें जमा करना है, तो 2 और 3 को जमा करेंगे तो आपकी फ़र्स्ट टर्म बन जाएगी 5। अब इधर 4 में भी आपने वही नंबर 3 ऐड करना है, तो आपकी सेकंड टर्म बन जाएगी 7। अब नेक्स्ट टर्म 6 में भी आपने 3 को ऐड करना है, तो आपकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 9। और इस तरह 8 में भी आपने 3 को ऐड करना है, तो आपकी टर्म बन जाएगी 8, 9, 10, 11। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका रूल क्या लिख सकते हैं कि आपने पोजीशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसमें ऐड क्या किया हमने, 3 को ऐड किया। तो इट कैन बी रिटन एज, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 2 और उसके बाद n और इसमें आपने 3 को इसमें जमा किया, वेयर n जो है वो पोजीशन है टर्म की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस डी। 9 में से 4 निकालें तो आपका डिफरेंस आ रहा है 5, यानी कि ये है तो अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है पोजीशन 1 से, यानी कि सभी पोजीशन से। 1 से करूँगा तो 5 आएगा, 2 पोजीशन से करूँगा तो 10 आएगा, 3 से करूँगा तो 15 आएगा, 4 पोजीशन से करूँगा तो 20 आएगा। अब देखें, आपने पहली टर्म जो है वो 4 बनाना है, तो इसका मतलब 5 में आपने कुछ ऐड नहीं करना, 5 में से कुछ निकालना है। तो अब 5 में से क्या करूँगा, मैं 1 निकालूंगा, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी 4। अब 10 में से एक निकालना है, तो आपकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 9। अब 15 में से भी एक निकालना है, तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 14। अब 20 में से भी एक निकालना है, तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 19। चलिए, तो रूल क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई द पोजीशन। आपने पोजीशन को किससे मल्टीप्लाई किया था, वो 5 से किया था, यानी कि आपने 5 से लिखना है कि आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5, देन आपने क्या किया, 1 को उसमें से निकाला है। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट 1, और 1 को इसमें से निकाला है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 5n - 1, वेयर जो n है ना वो क्या है, वो पोजीशन ऑफ द टर्म है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं क्या आता है। 12 में से 2 निकालें तो 10 आता है, यानी कि आपने पोजीशन को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है। 10 को 1 से करूँगा तो 10 आएगा, 10 को 2 से करूँगा तो 20, 3 से करूँगा तो 30, 4 से करूँगा तो 40। यानी कि अब आपने 2 बनाना है इधर, तो 10 में से आपने कुछ ऐड नहीं करना, कुछ निकालना पड़ेगा। यानी कि 10 में से अब आपने क्या निकालना है कि ये 2 बन जाए, 8 निकालेंगे तो ये 2 बनेगा। अब इस तरह 20 में से भी क्या करना है, 8 निकालना है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 12 बनेगी। 3 में से भी 30 में से भी आपने क्या करना है, 8 निकालना है, तो आपकी 22 बनेगी। यानी कि ये सिर्फ 3 टर्में दी हुई थी, तो आपने सिर्फ 3 तक ही करना है। ठीक है, यहाँ तक ही बस। तो इसका रूल क्या बन जाएगा, अच्छा जी, इसका रूल बन जाएगा मल्टीप्लाई द पोजीशन। मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 10 से किया। देन बाद में आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट
8 को आपने माइनस किया, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 10n माइनस 8, ठीक है, वेयर n इज़ द पोजीशन ऑफ द टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल, यानी कि आपने पोजीशन टू टर्म रूल का इस्तेमाल करते हुए बताना है कि ये टर्म कौन सी होगी। यानी कि ये A13 है, तो आपने बताना है कि ये 13 टर्म इसकी कौन सी होगी, ठीक है। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसने बताया हुआ है, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने बताया हुआ है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी ये उनकी टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अरिथमेटिक है तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा हर कंसेक्टिव टर्म का वो सेम होगा, यानी कि हम एक का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 21 में से 15 को माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा 6। इसका मतलब आपने जो पोजीशन 1 है, ये कितनी टर्में हैं, 1 2 3 4, जो 4 पोजीशन है 2 3 4, यानी कि आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, 6 को 2 से करूँगा तो 12 आएगा, 6 को 3 से करूँगा तो 18 आएगा, और 6 को 4 से करूँगा तो 24 आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 15 है, तो इसका मतलब आपने 6 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, फिर ये 15 होगा। तो इसका मतलब 6 में क्या ऐड करूँगा, आपने किस तरह याद रखना है, या आप ऐसा कर लें कि 15 में से 6 को माइनस करें तो क्या आएगा, 9 आएगा, यानी कि 6 में आपने 9 को ऐड करना है, तब आपका आंसर 15 आएगा फर्स्ट टर्म। अब सिमिलरली 12 में भी आपने वही 9 को ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। अब आपने 18 में भी ऐड करना है, वही 9 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 27। और फिर 24 में भी ऐड करें 9 को तो आपका आंसर आएगा 33। अच्छा जी, इसका रूल क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाई 6, यानी कि आपने पोजीशन को क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, और बाद में आपने फ़र्स्ट टर्म 15 बनानी थी, तो 15 बनाने के लिए आपने क्या किया, एंड 15 बनाने के बाद देन आपने क्या किया, उसमें ऐड 9, यानी कि आपने 6 से पोजीशन को मल्टीप्लाई किया और बाद में उसमें 9 को ऐड कर दिया। तो हम इसकी जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, an इज़ इक्वल टू, यानी कि 6 को आपने क्या किया, n से मल्टीप्लाई किया और बाद में उसमें 9 को ऐड कर दिया। तो अब आपने इसकी फ़ाइंड करनी है 13th टर्म, इनकी 13वीं टर्म फाइंड करनी है। तो आपने n की जगह पे यहाँ क्या पुट करना है, 13, पुट n इज़ इक्वल टू 13, तो A13 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6, n की जगह पे 13 + 9। अब 6 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा आपका, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 78 आएगा, और उसमें आपने 9 को ऐड करना है। तो इन दोनों को जमा करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 87। तो इसका मतलब आपकी जो 13वीं टर्म होगी वो क्या होगी, वो 87 होगी। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं, 9 - 2, तो ये आ जाएगा 7, यानी कि आपने 7 टाइम्स टेबल, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करना है पोजीशन 1 से तो 7 आएगा, 7 को 2 पोजीशन से करें 14, 3 से करेंगे तो 21, और 4 पोजीशन से करेंगे तो 28, यानी कि अब आपकी फ़र्स्ट टर्म जो है ये 2 है, तो इसका मतलब 7 में से आपने कुछ ऐड नहीं करना, कुछ निकालना पड़ेगा। तो अब क्या निकालेंगे, 7 में से 5 निकालूंगा मैं, तो फिर ये फर्स्ट टर्म बनेगी, यानी कि 7 - 5, 7 में से 5 निकालूंगा तो 2 आएगा। अब आपने 14 में से भी 5 को निकालना है, 14 में से 5 को निकालूंगा तो आपकी टर्म आ जाएगी 9, दूसरी टर्म, और फिर आप 21 में से भी 5 को निकालना है, तब आपके आंसर आ जाएगा 16, और फिर 28 में से भी 5 को निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा 23। तो इसका रूल क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई द पोजीशन, आपने मल्टीप्लाई किससे किया, पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, और देन फिर सब्ट्रैक्ट क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट 5, और 5 को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, an इज़ इक्वल टू, आपने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई किया n यानी पोजीशन के साथ, बाद में सब्ट्रैक्ट किया 5 को, तो आपने इसकी क्या फाइंड करनी थी, 41th टर्म, तो पुट n इज़ इक्वल टू 41, तो n की जगह पे 41 पुट करें, यानी कि आपने 7 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसमें से 5 को माइनस कर देना है। 7 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 287 - 5, तो इसको माइनस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 282 आ जाएगा, यानी कि ये इसकी आ जाएगी 41th टर्म।
क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी इसने बताया हुआ है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो आपने इसकी इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी जो उसने कहा है। यानी कि ये इसकी फर्स्ट टर्म जो है A1 जो है फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और आपने इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है, और ये बताया हुआ है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। चलें देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ये बुक पे दिया हुआ कि ये A जो है ये 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आपने इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है। तो यानी कि A जो लिखा है यानी कि ये फर्स्ट टर्म है A1 है। तो पहले मैं इसका जनरल फार्मूला लिखता हूँ, क्या है वही नो। जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, N इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। तो आपने इसकी छठी टर्म फाइंड करनी है A6। तो पुट क्या करना है आपने, पुट n इज़ इक्वल टू 6 पुट करना है। तो ये A6 इज A1 की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1, और D जो है कॉमन डिफरेंस वो 3 है। तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 6 में से 1 निकालें तो 5 आ जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। 15 में 5 जमा करेंगे तो 20, यानी कि ये जिसकी इसकी 6th टर्म होगी वो 20 होगी। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, यहाँ पे भी मैं A1 लिख देता हूँ कि वो 12 है। तो इसका फार्मूला क्या है, वही नो AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। AN यानी कि आपने 5th टर्म फाइंड करनी है, तो पुट N इज़ इक्वल टू 5। तो A5 इज़ इक्वल टू A1 की जगह पे आपने पुट करना है 12 प्लस N की जगह पे क्या पुट करना है 5 माइनस 1, और D की जगह क्या पुट करना है 2। यानी कि अब 5 में से 1 निकालें तो 4 आ जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 के साथ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और 12 में 8 जमा करें तो 20, यानी कि ये जो आती है उसकी 5th टर्म है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, ये भी यानी कि वही फार्मूला आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे आपने 10 की 10वीं टर्म फाइंड करनी है, तो पुट N इज़ इक्वल टू 10। तो A10 इज़ इक्वल टू A1 क्या है आपके पास, यानी कि यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, वो 5 है, प्लस N क्या है 10 माइनस 1, और D क्या है वो भी 5 है। तो 5 10 में से 1 निकालें तो 9 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें पहले 45 आएगा, और इसमें 5 जमा करें तो 50 होगा, यानी कि ये उसकी 10वीं टर्म होगी वो क्या होगी 50 होगी। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है, यहाँ पे भी आपने 15th टर्म फाइंड करनी है। सो पुट N इज़ इक्वल टू 15। तो A की जगह पे 15 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है वो 9 है, प्लस N क्या है 15 माइनस 1, और D की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो 9 प्लस 15 में से 1 निकालें तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, तो आएगा 42 में 9 को ऐड करें तो 51, यानी कि ये आ गई आपके पास 15th टर्म, यानी कि 15वीं टर्म जो होगी वो आपकी वो 51 होगी।